प्रारंभ किया जाए बेटा। शुरुआत में ही आफत आने वाली है ना। प्रारंभ ही खतरनाक होने वाला है। एक प्रॉब्लम आपको दिया गया था, सॉल्व हुआ बेटा? बोल नहीं रहे। कल एक टास्क आपको दिया गया था जिसमें कहा गया गूगल टीचर ये वो जिससे मदद हो मदद लें। पता चला बेटा? यानी जो ज्वार आता है वो सामने भी आता है और पीछे के पेज पे भी आता है, पेज पे आता है। ऐसा क्यों होता है? अगर ज्वार गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है, अगर, तो सामने ही आना चाहिए था, पीछे तो नहीं आना चाहिए। तो खैर वो मुझे भी नहीं मिल पाया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। गूगल पे ढूंढ लिया। देखिए, अगर गूगल ही पढ़ा दे तो फिर हम लोगों की क्या आवश्यकता है ना। तो बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो मशीनें नहीं कर पाएंगे, वो हम ही कर पाएंगे। मेरा जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है कि ज्वार यदि गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है, और शायद गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आता है, तो अगर वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है तो उस फेज में आना चाहिए जिस ओर मून हो। बोले बेटा? जैसे मैंने बोला था कि अगर ये अर्थ है और यहां अगर मून है, बोले बेटा, तो ज्वार इधर खिंचाव आना चाहिए ना, पानी इधर खींचना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर इधर दिख रहा है तो बिल्कुल एग्जैक्ट है ये। अच्छा, इधर बैलेंस करने के लिए अब केंद्रीय बल लगता है, तो सूरज क्यों नहीं कर पाता ये सब? जी जी जी। अरे 150 गुना ज्यादा है। हाँ, अब वो सब कैलकुलेटेड है, उसमें ये सब नहीं कहा जा सकता। 150 टाइम्स फोर्स लगाता है। दोनों पेज फंसी है ना आपस में। गुरुत्वाकर्षण का कोई मतलब नहीं है। रुकिए, हाँ। अरे मेरा वीडियो देखे होते यूट्यूब पे तो बता दिए होते। सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो इधर उधर भटक रहे थे। नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो या तो आप समझ नहीं रहे हो या ना समझने का बहाना कर रहे हो। प्रश्न यह है कि अगर ये सब फोर्स हैं तो सन के कारण नहीं है, तो सन क्यों नहीं कर रहा ये काम? अरे भाड़ में गया यार, हमेशा सूर्य चंद्रमा साथ ही रहते हैं। मैंने युति और वियुति बताया ना, तो वियुति में तो दोनों खींच खांच के एकदम खत्म कर देने चाहिए। लेकिन आपकी सूचना के लिए बताऊं, युति और वियुति दोनों दशा में दीर्घ ज्वार आते हैं, दीर्घ ज्वार आते हैं। जबकि एक तरफ चंद्रमा हो जाए एक तरफ सूर्य जाए, फिर दोनों खींचते हैं कस के। क्योंकि होना तो ये चाहिए कि न्यूट्रलाइज कर दें। एक और भी रहते हैं तो भी वही काम कर, अंड बंड ना बोले। अगर स्पष्ट ओपिनियन नहीं है तो मूर्ख तो नहीं बना पाएंगे ना हमें ना एग्जामिनर को। तो अभी उसको रहने दीजिए, अभी थोड़ा रिसर्च और होगा। ठीक है, पहले उस डायग्राम पे आते हैं। वो क्वेश्चन की लिस्ट बनाते जाओ ताकि छपटाने का दौर बढ़ता जाए। आप परेशान हो, आप ढूंढें, आप पढ़ें, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो पढ़ते नहीं हो। जब एक टास्क दिया जाता है तो इधर उधर ढूंढते हो, इसी बहाने कुछ पढ़ लेते हो, है ना। तो फिर पढ़ना जाके। आपका जो कंक्लूजन है वो ये है कि कुछ सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स का मामला है। तो अगर ये मामला है तो ये सूर्य के साथ क्यों नहीं है? सूर्य के कारण ज्वार बहुत ही कम आते हैं। आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते।
चंद्रमा का है इतना प्रभाव छोड़ देता है, जबकि उसका ग्रेविटेशन सूर्य से 150 गुना कम है। तो अगर सूर्य का ग्रेविटेशन है तो सूर्य का सेंट्रीफ्यूगल भी तो ज्यादा होना चाहिए। बोल नहीं रहे, वो तो बैलेंस करने के लिए दोनों बल बराबर होना चाहिए ना। बात कर ही लें। नहीं नहीं, हाँ वेरी गुड, ये गुड स्टूडेंट है ना। पहले तो हम ही कोशिश करेंगे, है ना। बिल्कुल बेटा, ये चैलेंज है आपके लिए। आप अच्छा, ये इशारा मिल गया क्या कि मेरा वीडियो देख लोगे? हाँ तो वो मत देखना, ठीक है, पहले समझ लेना फिर। चलो आगे बात करते हैं बेटा, कर लेंगे बात। दो क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, दोनों पे हम बात करेंगे सेम डे। एक तो मैंने बताया था कि दो दो आपातकाल साथ क्यों थे। मुझे लगता पता नहीं अब तक उसका उत्तर मिला कि नहीं मिला। ना ना ना, देखो आपातकाल तो आपातकाल है, वो आंतरिक विद्रोह के कारण हो चाहे किसी कारण हो। हम समझ रहे हैं बेटा आपकी बात, आप जो कहना चाह रहे हैं वो हम बखूबी समझ रहे हैं। आपातकाल माने आपातकाल, वो व्यक्तिगत कारणों से लगे, युद्ध के कारण लगे, किसी कारण लगे। आपातकाल लग गया तो आपातकाल लग गया, कारण उसका चाहे जो भी हो, असर जो करना है वो करेगा ही। जब एक असर चल ही रहा था तो फिर दूसरा असर करने की क्या जरूरत थी? ये 368 कहां से आ गए? उस दिन क्लास में थे, उधर वाले क्लास में नहीं समझ में आया? वही तो बताया था, क्लेरिफाई किया था। तो पहले, अब चूंकि अभी ज्योग्राफी की क्लास है बेटा, तो पहले ज्योग्राफी फोकस कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग किसी दिन बात करेंगे, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड बात करेंगे। माने जब हम क्लास शुरू करने जा रहा हूं तो लाइव होने के पहले मुझे याद दिलाइएगा, हम बात कर लेंगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, 2 मिनट का मामला। लेकिन आज वाला मामला चूंकि हमारे विषय से कंसर्न करता है, उससे जुड़ा हुआ है, तो हम पहले उस पर बात कर लेते हैं। कौन सा? कि दोनों फेज में ज्वार क्यों आते हैं, है ना। एक्चुअल में सूर्य का प्रभाव कम थोड़ा ही हुआ, सूर्य का प्रभाव बिल्कुल कम नहीं। जब मैंने कैलकुलेट करके बताया, हर जगह देख लीजिएगा, एवरीवेयर यही डेटा आपको मिलेगा कि सन का ग्रेविटेशनल पुल 150 टाइम्स अधिक है मून से, और उसमें दूरी और मास सब कैलकुलेट हो गया। अब दूरी सूरी ना बोलना अलग से, उसमें सारी डिजिट, सारा डेटा फीड करके कैलकुलेट किया गया। क्लियर है बेटा? लेकिन मामला दूरी का ही है, लेकिन आप जैसे समझ रहे हैं वैसे नहीं है, और कुछ दूसरे ढंग से है, वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। पृथ्वी का व्यास कितना है लगभग, अप्रॉक्स? नहीं, व्यास, पृथ्वी का व्यास, डायमीटर बेटा, रेडियस में पूछ रहे। 12,000 याद आ रहा है? हाँ तो 12,000 लगभग 800 किलोमीटर, 6,400 किलोमीटर रेडियस है अप्रॉक्स, मोटा मोटा। और फिर व्यास मुझे लगता है उसका डबल हो जाएगा, तो 12,000 लगभग 800। थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करिए बेटा, है बहुत इजी और चीजों को समझा जा सकता है। ये 2 पॉइंट है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। इन दोनों के बीच में लगभग 13,000 किलोमीटर का डिफरेंस है, हाँ या ना? लगभग हम बोल रहे हैं, अप्रॉक्स लगभग 13,000 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब मुझे एक बात बताइए, 15 करोड़ किलोमीटर में अगर 13 किलोमीटर प्लस करें या माइनस करें और कैलकुलेट करें, तो फर्क कम दिखेगा या दिखेगा? और 4 लाख किलोमीटर में अगर 13,000 किलोमीटर प्लस करें माइनस करें, तो किसमें इंपैक्ट ज्यादा दिखेगा? डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि 4 लाख किलोमीटर में 13,000 किलोमीटर असर छोड़ेगा, लेकिन 15 करोड़ किलोमीटर में 13,000 किलोमीटर निग्लिजिबल इंपैक्ट छोड़ेगा, नहीं के बराबर असर छोड़ेगा, है ना बेटा? बस यही खेल है। वो कैसे खेल है हम आपको समझाते हैं।
देखो, वास्तव में सूर्य जो ग्रेविटेशन पुल लगाता है वो 150 गुना लगाता है बेटा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब डायग्राम से हम समझा रहे हैं, मामला है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसको थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करिएगा। अब इसको मिटा देंगे तो आपको आइडिया लग ही गया है ना बेटा। अब सन ग्रेविटेशन पुल जो ए पे लगाएगा और सन ग्रेविटेशन पुल बी पे भी लगाएगा, दोनों फेज पे ग्रेविटेशन लगेगा ना। तो जाहिर सी बात है कि यहां जो ग्रेविटेशन लगेगा, इधर ग्रेविटेशन फोर्स सन के कारण, बोले बेटा, और यहां भी ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा किसके कारण, सन के कारण। तो इसको हम डिफाइन कर दें, इसको S1 कर दें और इसको S2 कर दें। तो इस ए पॉइंट पे जो ग्रेविटेशन पुल लग रहा है सन का, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, आपको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा अंतर होगा? कुछ आना बोलिए ना बेटा। ना, अंतर नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि हम कैलकुलेशन किसके कारण कर रहे हैं, सूर्य के कारण। तो अब यहां जाहिर सी बात है, जो इफेक्टिव जो डिस्टेंस ली जाती है वो डिस्टेंस सेंटर से ली जाती है, बोल नहीं रहे। इफेक्टिव प्रभावी जो दूरी ली जाती है वो कहां से ली जाती है, सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये जो पॉइंट है 6400 किलोमीटर करीब है सूर्य से, और ये पॉइंट 6400 किलोमीटर दूर है सूर्य से। अब जरा मुझे बताइए कि 15 करोड़ किलोमीटर में प्लस 6400 करके भाग दें, और 15 करोड़ किलोमीटर में माइनस 6400 किलोमीटर करके भाग दें, तो मुझे लगता है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, बोल नहीं रहे। अरे बेटा, जो एफ है, एफ इज इक्वल टू MEMS/R², यही है ना। तो यहां पे 15 करोड़ प्लस 6400 कर दें भाई, इसकी जगह पे, इस पॉइंट पे, अरे सॉरी, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे माइनस हो जाएगा। अरे माइनस माना करीब हो गया ना, तो दूरी घटेगी, घटेगी तो माइनस कर लेंगे यहाँ पे दूरी। अब मुझे बताइए कि 15 करोड़ में प्लस माइनस 6400 करने पर कैलकुलेशन में कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। चेंज आता है, बिल्कुल आएगा, बहुत स्लाइटली चेंज आता है, हाँ या ना। इसका मतलब है, अच्छा इसको यस बस छोड़ दो, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो GF1 लगभग GF2 के बराबर होगा, किसके कारण, सन के कारण, लगभग बराबर होगा। लेकिन एक बात, अगर सिर्फ ग्रेविटेशन ही लग रहा होता धरती पर, तो धरती सूरज के करीब जा रही होती, धरती अपनी ऑर्बिट पे बनी हुई है। इसका मतलब है देयर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आपने नाम लिया, एक अपकेंद्री बल जरूर लग रहा है जो इसको बैलेंस कर रहा, अदरवाइज धरती तो अंदर खिसकती धीरे धीरे। इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बहुत गंभीर मामला है बेटा, थोड़ा सा भी देर से आया, उसमें शांत रहो। इसका जो सेंट्रीफ्यूगल, अच्छा तो पढ़ के आ गए थे क्या, है? अरे वेरी गुड, चलो ठीक है, बाद में बताना। इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके अपोजिट सरफेस पे एग्जर्ट करेगा, और इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसके अपोजिट सरफेस एग्जर्ट करेगा। क्लियर है बेटा? तो अब जितना ये ग्रेविटेशन फोर्स है, इसी के इक्वल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, या तो धरती दूर चली जाएगी या तो धरती सूरज के ऑर्बिट में करीब चली जाएगी। अगर बराबर नहीं होगा, ऑर्बिट बनी कैसे रहेगी? पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां, अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 1 यहां लगेगा, किसके काउंटर में, ग्रेविटेशनल फोर्स 1 के काउंटर में। तो यहां दिख रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स 1 इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 1, बोल नहीं रहे। अब जरा देखिए, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस सरफेस पे एग्जर्ट करता हुआ दिखेगा, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 2। यहां भी हम कह सकते हैं GF2 इज इक्वल टू CF2, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं होगा तो भी तो मामला गड़बड़ होगा। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं?
अब जरा गौर से देखो कि GF2 क्या GF1 के बराबर नहीं हो रहा? दोनों को मिला के देखो। अरे जब हमने कहा GF1 इज इक्वल टू GF2, बोले बेटा, तो कहीं से आप तुलना कर लो, GF2 क्या इज इक्वल टू CF1 नहीं होगा? अरे GF1 के बराबर GF2 लिख सकते हैं। GF2 इज इक्वल टू CF1, यानी ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो गया। और वही हाल इधर भी होगा, ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो गया। अब इसे मामला ये हो रहा है कि जितना जोर से सूरज खींच रहा है उतने ही जोर से ढकेलने वाला बल भी लग रहा, और बड़ी मजेदार बात है कि दोनों सरफेस पे लग रहा। जैसे मुझे आप जोर से ढकेलिए और पीछे से उतनी ही ताकत से मुझे कोई संभाले हुए है, तो आप मुझे ढकेल नहीं पाएंगे। जितना जोर आप लगाओगे पीछे से उतना ही जोर वो भी लगाएगा। तो मैं जहां रहूंगा वहीं खड़ा रहूंगा, मैं इधर उधर हट नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं चुपचाप खड़ा हूं, कोई आके थोड़े बल से भी ढकेल दे तो बल्कि ज्यादा असर हो जाएगा, मैं खिसक जाऊंगा पीछे। अब यहां क्या हो रहा है कि ये दोनों हो रहे हैं बराबर, तो जितना जोर से खींच रहा है सूरज उतनी ही जोर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे पीछे क्यों ढकेल दे रहा है? पानी आगे नहीं आ पा रहा। यहां पानी जितना पीछे को उछालने की कोशिश हो रही है उतनी जोर से खींच लिया जा रहा है, और यहां खेल हो ही नहीं पा रहा, जबकि बल ज्यादा लग रहा है। अब जरा चंद्रमा वाला खेल देख लो। मामला यही रहेगा, बस सन की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा? मून हो जाएगा। अब मुझे एक बताइए, मून के कारण भी दोनों सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, या ना? तो यहां क्या लगेगा बेटा? CF1 डायरेक्शन उधर की ओर होगा, और यहां क्या लगेगा? नहीं सॉरी, CF1 नहीं, GF1। और यहां पे क्या लगेगा बेटा? GF2 डायरेक्शन उधर की ओर होगा। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि अब यहाँ पे 15 करोड़ की जगह पे 3,86,000 किलोमीटर हो गए, लगभग 4 लाख। अब 4 लाख किलोमीटर में इस फेज और इस फेज के बीच की दूरी हो जा रही है कितनी बेटा? 13,000 किलोमीटर। बोल नहीं रहे? अगर यहां और यहां बीच से नहीं, इस फेज से और इस फेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो 13,000 किलोमीटर है ना। तो अब जाहिर सी बात है कि यहां जो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा चंद्रमा के कारण और यहां जो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा चंद्रमा के कारण वो एक बराबर नहीं होगा। सहमत है? क्योंकि इसमें डिफरेंस जरूर आएगा। 4 लाख किलोमीटर में 13,000 किलोमीटर असर छोड़ेगा, ज्यादा असर छोड़ेगा। इसका क्या मतलब है? GF1 इज ग्रेटर देन GF2। सहमत है? कहीं अड़चन हो तो बात कर लीजिए। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। किसके कारण? चंद्रमा के कारण। क्यों? क्योंकि इसके बीच में 13,000 किलोमीटर की दूरी है, और R से जब भाग देंगे तो असर अपना छोड़ देगा। अब बताइए, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस सरफेस में आएगा, ये क्या होगा बेटा? CF1। बोले बेटा? और CF1 इज इक्वल टू GF1। ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। CF2 यानी GF2 इज इक्वल टू CF2। क्लियर है? अब यहां फोकस करिए। CF1 में और GF2 में बड़ा कौन है? कौन बड़ा है? डेफिनेटली CF1 बड़ा है। यानी GF2 और CF2 में अगर अंतर आप निकालेंगे तो ये रिजल्ट ज्यादा होगा, यानी यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इफेक्टिव हो रहा है, बोल नहीं रहे, और यहां ग्रेविटेशन ज्यादा है, ये इफेक्टिव हो रहा है, और डायरेक्शन ये उधर को देगा और ये डायरेक्शन इधर को देगा। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो चंद्रमा के कारण होता क्या है कि पृथ्वी का जो व्यास है ना वो असर छोड़ देता है,
यहाँ ग्रेविटेशन ज्यादा हो जाता है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि इसके बराबर होता है और ये कम है उससे, तो इधर वाला बल कम लगता है और इधर वाला बल ज्यादा लगता है, पानी आगे को उछल जाता है। अब यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाता है, ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाता है, इसलिए पानी बाहर को ढकेल दिया जाता है। इसी कारण चंद्रमा का असर दिख जाता है, सूर्य का इसलिए नहीं दिख पाता कि सूर्य का यहां और यहां लगभग बराबर बल लगता, तो ढकेलने वाला भी बराबर लगता, तो जितना उधर उतना इधर, मामला न्यूट्रलाइज हो जाता। हाँ, स्लाइटली डिफरेंस आता है, स्लाइटली डिफरेंस आता है। ऐसा नहीं कि सूर्य के कारण ज्वार नहीं आता, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में फर्क तो आएगा ही 13,000 किलोमीटर का, लेकिन चंद्रमा के कारण ये डिफरेंस मजे का दिखता है, क्योंकि 4 लाख किलोमीटर में 13,000 किलोमीटर असर छोड़ देगा और 15 करोड़ किलोमीटर में 13,000 किलोमीटर कुछ खास असर नहीं छोड़ पाएगा। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा, बोल नहीं रहे। चंद्रमा के कारण पृथ्वी से दूरी नहीं, चंद्रमा के कारण पृथ्वी का व्यास असर छोड़ता है। 99.9% बच्चों को समझ में आता है कि चंद्रमा करीब है इस कारण ऐसा हो जाता है। ना 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 ना, चंद्रमा करीब है, मैं सहमत हूं, लेकिन उसका असर इसलिए होता है कि 4 लाख किलोमीटर में 13,000 किलोमीटर प्लस माइनस असर छोड़ देता, यानी खेल खेलता है पृथ्वी का व्यास। सूर्य की दूरी के सापेक्ष इसका खेल चल नहीं पाता, क्योंकि 15 करोड़ किलोमीटर में 13,000 किलोमीटर कैलकुलेशन का कुछ खास डिफरेंस नहीं आता, इससे दोनों फेज न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। और चंद्रमा के कारण आप देख रहे हो यहां क्या दिख रहा है, GF1 इज ग्रेटर देन CF2 इस पेज पे, और यहां CF1 इज ग्रेटर देन GF2, और जितना अंतर यहां होगा उतना ही अंतर यहां होगा। इसकी दिशा उधर की ओर होगी और इसकी दिशा इधर की ओर होगी। जितना बड़ा ज्वार इधर आएगा उतना ही बड़ा ज्वार इधर आएगा। इधर जो ज्वार आएगा ग्रेविटेशन पुल के कारण, और इधर जो ज्वार आएगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा, बोल नहीं रहे। अब दुख इस बात का है कि हर किताब में इसको लिखा गया और सेंटेंस उन्होंने बताने की सही कोशिश की, आपने गलत समझा। उन्होंने कहा कि चंद्रमा की दूरी कम होने के कारण यह असर होता है, और आप F = m1 m2/r² वाले में कम समझ बैठे, है ना, कि आपको लगा कि r कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। अरे द्रव्यमान भी बहुत कम है, सूर्य का अगर r बड़ा है ना बेटा, तो द्रव्यमान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है उसकी तुलना में, ग्रेविटेशन भारी पड़ ही जाता है सूर्य का। तो समझ में आया कुछ? चलिए छोड़िए। अब मुझे लगता है कि इस तरह से किसी किताब में बताया नहीं, गूगल पे भी मैं ढूंढ ढांड रहा था, कहीं कुछ बताया नहीं इस तरह से। हर जगह डिस्टेंस देगा, हर किताब में देगा, लेकिन जिस सेंस में वो कहा जाता है वो सेंस आप नहीं महसूस कर पाते। आपको लगता है वो 4 लाख किलोमीटर वाली दूरी की बात कर रहा है। वो 4 लाख किलोमीटर की दूरी पृथ्वी के व्यास से जब कोरिलेट होती है तब उसका इंपैक्ट थोड़ा इस फेज में और इस फेज में ज्यादा महसूस होता है, डिफरेंस। सूर्य के कारण इस फेज और इस फेज में डिफरेंस महसूस ही नहीं होता, क्योंकि जितना फोर्स इधर लगाता है लगभग उतना ही फोर्स इधर लगा देता है, तो रिजल्ट कुछ आता ही नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि मुझे आप जोर से ढकेलिए और पीछे से भी मुझे कोई जोर से सपोर्ट कर रहा है तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, बनस्पत इसके कि आप कम ही बल लगाइए, पीछे से अगर कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो असर हो जाएगा मेरे ऊपर, मैं पीछे खिसक जाऊंगा। क्लियर है बेटा? भाई यही मामला है। डायग्राम बना है बेटा? कल वाला डायग्राम बनाया है ना? तो थोड़ा सा फिर मुझे बनाना पड़ेगा भाई, वो डायग्राम थोड़ा सा मुझे बना के समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये अर्थ था ना बेटा, और ये मून था, 4 पोजीशन मैंने दिखाया था, याद आ रहा है? आप कहेंगे तो इसी को सर रहने दीजिए, सूरज को काहे ला रहे हैं बीच में?
नहीं, वो साहब बहुत महान है, वो खेल खेलने में भूमिका तो नहीं निभाते, हाँ खेल बिगाड़ने में भूमिका जरूर निभाते हैं, और अभी ढेर सारे क्वेश्चन को आपको जवाब मिलेगा। इसको क्या बोले थे, इस पोजीशन को युति। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, युति कहते हैं, और इस पोजीशन को वियुति। इंग्लिश भी लिख दें कि समझ रहे हैं, कंजक्शन अपोजिशन, ठीक है। दोनों को इकट्ठे कहीं डबल जी ही लिख देता है, परेशान होती है, लेकिन हिंदी में नाम इसका सीजीगी ही पढ़ा जाता है। सीजीगी माने युति प्लस वियुति। अच्छा, अब हम कुछ पूछेंगे, रिस्पॉन्स करिएगा। अच्छा, नंबर लिख दें, आज वाला नंबर कल वाले नंबर से अलग हो सकता है क्योंकि पता नहीं क्या लिखा। ये 1 था, 2 था, ये वाला, ये 1 हो गया, नहीं उससे कोई फर्क नहीं होता। अब चूंकि आप बनाए हो तो हम यहाँ के नंबर के हिसाब से बोल देंगे तो आपका नंबर गड़बड़ा जाएगा, तो इसको थोड़ा समझना है। नंबर 1 और नंबर 3 की पोजीशन पे नजर गड़ाइए। बोले बेटा, यही नंबर लिखा था ना? हाँ, 1 2। अच्छा, चलो वही लिखो भाई, नहीं तो हम बोलेंगे 1 3 तो आप गड़बड़ा जाओगे। 1 2 और ये क्या था 3, और इसको क्या लिखा था 4। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर लिखो, मैं नंबर का नाम लेके बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कहीं किताब में नंबर संबर नहीं है, और नंबर का कोई मतलब भी नहीं, नंबर सिर्फ आपको पहचान दें। जैसे हम बोलेंगे नंबर 1 पोजीशन पे, तो आपको समझ में आएगा कहाँ, उसी को हम 4 नंबर दिए होते बोलते नंबर 4 पोजीशन पे, बस आपको महसूस करना है। नोटिस करिए 1 और 2 पोजीशन पे जब मून है तो लीनियर है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में है ना, दिख रहा है। लेकिन इन दोनों की पोजीशन में एक डिफरेंस है, लीनियर तो है, लेकिन डिफरेंस ये दिख रहा है कि जब एक पोजीशन में मून होता है तो पृथ्वी होती है बीच में, किसके, सूर्य और चंद्रमा के। और जब 2 पोजीशन में होती है, चंद्रमा 2 पोजीशन में होता है, तो चंद्रमा हो जाता है बीच में, किसके, पृथ्वी। ध्यान रखना, जब चंद्रमा 2 पोजीशन में आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन हमेशा सूर्य ग्रहण नहीं होगा। लेकिन जब होगा तो इसी पोजीशन में होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब एक की पोजीशन में चंद्रमा आएगा तो चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन हमेशा एक ही पोजीशन में चंद्र ग्रहण नहीं होगा। लेकिन जब भी चंद्र ग्रहण होगा तो एक वाली पोजीशन में ही होगा। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं? चंद्र ग्रहण कब होता है, अमावस्या को कि पूर्णिमा को? अमावस्या को। अरे मेरे भाई, अगर अमावस्या को चंद्र ग्रहण हो तो होता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अमावस्या को तो पूरी रात साहब नदारत रहते हैं, दिखते ही नहीं। उसमें चंद्र ग्रहण हो रहा है कि कौन ग्रहण हो रहा है, हमसे क्या लेना देना। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी चंद्र ग्रहण होगा तो पूर्णिमा को होगा, और जब भी सूर्य ग्रहण होगा तो रात अमावस्या की होगी। अब महीने में तो एक बार पूर्णिमा एक बार अमावस्या आ ही जाती है, तो क्या हर महीने में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण हो ही जाता है? नहीं नहीं, लेकिन जब भी सूर्य ग्रहण होगा तो अमावस्या को होगा, हर अमावस्या को नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो अमावस्या को होगा। जब भी चंद्र ग्रहण होगा तो पूर्णिमा को होगा, हर पूर्णिमा को नहीं होगा। वही मैं बता रहा था। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन सी स्थिति अमावस्या की है, कौन सी स्थिति पूर्णिमा? 1 2 में ही है कोई?
अरे ना भैया, नंबर लेके बोलो, नंबर लिख दिया है, बवाल ही खत्म कर दिया। एक कंडीशन अमावस्या की है, एक दो में से। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि 3 4 के चक्कर में मत पड़िएगा, एक ही दो में कोई अमावस्या की स्थिति है, कोई पूर्णिमा की स्थिति है, बस बता दीजिए। नहीं, देख के बताना है बेटा, इसे कैसे। अब पूर्णिमा में क्या होता है थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा, उसके हिसाब से बोलिएगा। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि दिन में पूर्णिमा होते हुए। एक बात मुझे बताओ बेटा, कि अगर इधर सूर्य है तो ये आधा इधर दिन है ना बेटा, तो दिन में तो पूर्णिमा नहीं होती। आपकी तो अलग ही डेफिनेशन, आपकी परिभाषा तो मुझे लगता है कि वो हम्बोल्ट टुम्बोल्ट जो थे वैज्ञानिक वो भी ना समझ पाए। ट्रेंगल में अमावस्या होती है, आधा चंद्रमा कब दिखता है? अंडमंड ना बोले, रेशनल जो भी बात करें वो रेशनल करें। या तो कुछ दो दो स्थिति में कंफ्यूजन होता है, कुछ बहुत ही ज्यादा पढ़ लिए, कुछ ज्यादा ही रिसर्च कर डाले हैं और पता कुछ नहीं चला, तब तबाह हो जाएंगे आप। और एकदम नहीं पढ़े तब तबाह हो जाएंगे आप। कुछ पढ़े रहेंगे तो छटपटाने की जगह दिखेगी। ये पोजीशन में चंद्रमा आधा होता है ना भैया जी? नंबर 3 और नंबर 4 की पोजीशन में चंद्रमा आधा दिखता है। आधा दो तरीके से दिखता है, बढ़ते बढ़ते आधा और घटते घटते आधा। लो, अब इसमें भी कंफ्यूजन है। जब पूर्णिमा हो जाएगी तो अब धीरे धीरे घटेगा, घटते इकट्ठे नहीं आधा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा कटेगा, फिर मालूम चला कि घटते घटते आधा हो जाएगा। और जब अमावस्या हो जाएगी तो उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा, प्रथमा होगी, द्वितीया होगी, ऐसे तिथि बदलती रहती है। तो आप देखते हैं ना, हम लोग में एक कहावत है कि द्विज के चांद हुए हैं, वो इतना बारीक सा दिखता है कि दिखाई ही नहीं देता साफ। फिर वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आधा, आधा से फिर बढ़ते बढ़ते पूरा, पूरा से फिर घटते घटते आधा, और आधा से घटते घटते खत्म। यही क्रम चलता रहता है। जब खत्म हो जाता है तो अमावस्या, और बढ़ते बढ़ते जब पूरा हो जाता है पूर्णिमा। उन दोनों के बीच में एक पोजीशन आती है जिसमें वो आधा रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारे गांव देहात से बिलोंग करते हैं लोग वो बेहतर समझ सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। नाम सुना है? कौन सी दुनिया में हो बेटा? माँ बाप से जाके पूछिए, पेरेंट्स से पूछिए, वो बताएंगे आपको बहुत बढ़िया सा कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है। इसको इंग्लिश में लाइट फोर्टनाइट और डार्क फोर्टनाइट कहते हैं। अंधेरा रहता है और शुक्ल पक्ष में लगभग उजाला रहता है। हाँ, 15-15 दिन का, वेरी गुड। तो लगभग 15 दिन उजाला वाला पक्ष होता है। तो उजाला वाला रहता है, इसलिए इसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल माने गोरा, हाँ बिल्कुल, और शुक्ल माने काला। और 15 दिन जो होता है वो अंधेरे का पक्ष होता है। तो ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में दोनों में एक तारीख आएगी, सप्तमी और अष्टमी की रात होगी, है ना? कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी की तिथि है ना? तो ध्यान रखना, जैसे आपने बताया कि एक फोर्टनाइट 15 दिन का होता है, तो 15 दिन में 7 और 8 के बीच की तारीख आएगी, वो लगभग आधा होगा। क्लियर है बेटा? उसी में चंद्रमा आधा दिखेगा। कृष्ण पक्ष में भी सप्तमी अष्टमी को आधा दिखेगा और शुक्ल पक्ष में भी आधा दिखेगा, एक बार बढ़ते बढ़ते आधा दिखेगा। तो ये 3 और 4 की जो पोजीशन है वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी की तिथि है। इसमें मून आधा दिखता है। और इस समय अगर आप ध्यान दो तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी 90 डिग्री पर होते हैं।
देख लो। इस समय सूर्य अपनी औकात बताता है कि भाई देखो, बहुत इग्नोर किए हमको और अब इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और उस दिन यानी कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को और शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को सूर्य चंद्रमा की औकात में रखता है, क्योंकि मून पर भी वो ग्रेविटेशन पुल लगाने लगता है और धरती पर भी लगाने लगता। उसमें ज्वार आने ही नहीं देता। उस समय लघु ज्वार आते हैं, सबसे छोटे ज्वार आते हैं। कब? नंबर 3 और नंबर 4 की स्थिति में, और नंबर 1 और नंबर 2 की स्थिति में दीर्घ ज्वार आते हैं। दोनों में दीर्घ आते हैं, बहुत ऊंचे ज्वार आते हैं, सामान्य से ज्यादा आते हैं। तो थोड़ा लिख लिया जाए बेटा। देखिए, अमावस्या तथा पूर्णिमा की तिथियों को, अमावस्या और क्या बेटा, पूर्णिमा की तिथियों को या स्थिति में क्या आते हैं बेटा? दीर्घ ज्वार आते हैं। स्प्रिंग टाइड कहा जाता है इंग्लिश में। क्या कहते हैं बेटा? स्प्रिंग टाइड। दीर्घ ज्वार आते हैं। क्लियर है बेटा? इस समय सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी, इस समय सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी क्या बेटा? एक सीधी रेखा में होते हैं। इस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या बेटा? एक सीधी रेखा में होते हैं। क्लियर है? तो वहीं पे ब्रैकेट में वो नंबर जरूर लिख लो, नंबर 1 तथा नंबर 2 की स्थितियों में। ठीक है? समझ आ रहा है ना बेटा? आगे लिखो। अर्थात युति तथा वियुति की स्थिति में, अर्थात युति तथा वियुति की स्थिति में कंजक्शन एंड अपोजिशन, अर्थात युति तथा वियुति की स्थिति में क्या बेटा? दीर्घ ज्वार आते हैं। दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा, है ना बेटा? बड़े ज्वार आते हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए। आप ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिएगा बेटा, सीजीगी, सीजीगी जरूर लिखिएगा। युति और वियुति को इकट्ठे मिला के क्या कहते हैं बेटा? सीजीगी कहते हैं, है ना? तो सीजीगी की स्थिति में क्या आएगा बेटा? दीर्घ ज्वार आएगा, क्योंकि सीजीगी में युति भी शामिल होता है और वियुति भी शामिल होता है। क्लियर है? कुछ अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हो, लग रहा है घर पे कुछ पढ़ा होना था। जी, कहीं लघु नहीं रहेगा, सब दीर्घ रहेगा। लघु का भी नाम ही नहीं लिया, सब दीर्घ है। युति और वियुति की स्थिति में दीर्घ ज्वार आएंगे, अमावस्या पूर्णिमा को दीर्घ ज्वार आएंगे, सिजिकी में दीर्घ ज्वार आएंगे। और ये 3 अलग अलग नाम नहीं है, एक ही चीज है, बस अलग अलग शब्दों में बोला जा रहा है। अगर बोला गया अमावस्या तो युति की स्थिति है, अगर बोला गया पूर्णिमा तो वियुति की स्थिति है, अगर कहा गया सिजिकी तो दोनों की स्थिति है। और इस हर हाल में आएगा क्या बेटा? दीर्घ। इतना समझाने के बाद भी लघु दिमाग में कैसे आए? वो बदमाश है। ठीक है, वो कुछ भी पूछता रहता है। चलिए, हो गया बेटा? हाँ, आगे लिखें। नंबर 3 तथा नंबर 4 की स्थिति में, डायग्राम के हिसाब से बोल रहे हैं बेटा, नंबर 3 तथा नंबर 4 की स्थितियों में, वही दूसरा नंबर लिखा होता तो वही बोल देता मैं। नंबर 3 तथा नंबर 4 की स्थितियों में लघु ज्वार आते हैं।
क्लियर है बेटा? हाँ लिखें, यह स्थिति कृष्ण पक्ष सॉरी यह स्थिति कृष्ण पक्ष, डार्क फोर्टनाइट इंग्लिश में लिखना चाहे तो शुक्ल पक्ष, लाइट फोर्टनाइट, फोर्टनाइट माने 15 दिन पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी की तिथि है। यानी सप्तमी जा रही है, अष्टमी आ रही है, सातवीं आठवीं तिथि है। क्लियर हुआ बेटा? ऐसी स्थिति में सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी 90 अंश के कोण पे होते हैं। क्लियर हुआ बेटा? पूछ नहीं रहे हो बेटा कुछ? एकदम क्लियर हो जा रहा है? कहीं एकदम ना क्लियर हो जाए भाई, डर तो ये लग रहा है। हाँ, जैसे मैं एक टीचर के रूप में मेरा जो अपना अनुभव है वो हम शेयर करें। दो स्थिति में बच्चे नहीं पूछते, या तो एकदम समझ में आ गया, एकदम नहीं आया, क्या पूछें? जब एकदम समझ में नहीं आया तो क्या पूछें? तो अब पता नहीं कौन वाला मामला है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन क्लियर कर दीजिएगा बेटा, है ना? एकदम ही गायब हो गया कि एकदम ही समझ में आया, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये है कि बिचौलिया वाली स्थिति में बच्चे पूछते हैं, माने जब बहुत क्लियर ना हुआ हो, कुछ क्लियर हुआ हो, तो मुझे लगता है कि क्लियर हो ही गया। बोल नहीं रहे, आल क्लियर नहीं ना हो गया? चलो बड़ा अच्छा है बेटा, स्पष्ट हो गया बेटा। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी की तिथि को लघु ज्वार आएंगे। अरे मत लिखो दोबारा, उसी को रिपीट कर रहा हूं। और युति और वियुति की स्थिति में, अमावस्या और पूर्णिमा की स्थिति में दीर्घ ज्वार आएंगे। मुझे लगता है एकदम क्लियर है, भूलना नहीं है। अब दीर्घ ज्वार क्या? सामान्य से ज्यादा, और लघु ज्वार क्या? सामान्य से कम। इसके अलावा बाकी स्थितियों में सामान्य ज्वार आते हैं। ये चार टिपिकल पोजीशन को अगर छोड़ दें तो बाकी स्थितियों में और भी तो स्थिति है ना बेटा, इसमें जो ज्वार आते हैं वो एवरेज आते हैं। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन दो समय होती है, एक इस समय और एक इस समय। इसमें एक्सट्रीम मैक्सिमम की ओर जाता है और इसमें एक्सट्रीम मिनिमम की ओर जाता है। क्लियर हुआ बेटा? बोल नहीं रहे, आगे बढ़िए। अब कुछ तथ्यात्मक चीजें बेटा लिखा जाए, है ना? पॉइंट बना बना के जरा आगे बढ़े। किसी स्थान पर ज्वार आने के किसी स्थान पर ज्वार आने के 12 घंटे 26 मिनट के उपरांत पुनः ज्वार आते। एकदम कैलकुलेटेड है बेटा। किसी स्थान पर ज्वार आने के 12 घंटे 26 मिनट के उपरांत ज्वार आते हैं, परंतु पृथक कारण से आते हैं। पहले लिख लो फिर हम बताते हैं। परंतु पृथक कारण से आते हैं। कोई समझ पाया इसका मतलब? हाँ, जैसे हमको समझाइए। जैसे अगर गुरुत्वाकर्षण के कारण आया है तो अगली बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आएगा। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं? आ रहा है ना बेटा? और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आया है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस फेज पे आएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस फेज पे आएगा। तो किसी कहीं भी ज्वार अगर आया हो तो डेफिनेटली 12 घंटे 26 मिनट के बाद उस पोजीशन से अपोजिट फेज पे चला जाएगा। तो अगर गुरुत्वाकर्षण रहा होगा तो सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल रहा होगा तो गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। क्लियर है बेटा? एक बड़ा मजाकिया प्रश्न पूछा, देखो कैसे कैसे आपको तंग करते हैं
किसी स्थान पे ज्वार आने के उन्हीं कारणों से दोबारा कितनी देर में ज्वार आएगा। अब उन्हीं कारणों को ध्यान ही नहीं दिया बच्चे ने। फिर से सुनो, किसी स्थान पे ज्वार आने के दोबारा कितनी देर के बाद ज्वार आएगा, इसका उत्तर तो पता है आपको, 12 घंटे 26 मिनट के बाद। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन क्वेश्चन एक थोड़ा फैब्रिकेट किया कि किसी स्थान पे ज्वार आने के कितनी देर के बाद दोबारा उसी स्थान पर उन्हीं कारणों से ज्वार आएगा। अब ये 24 घंटे 52 मिनट के बाद, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर ज्वार आया है उसी स्थान पे दोबारा गुरुत्वाकर्षण के कारण 24 घंटे 52 मिनट के बाद आएगा। ज्वार तो 12 घंटे 26 मिनट के बाद आ ही जाएगा, लेकिन कारण वह नहीं होगा, कारण बदल जाएगा। तो सेम कारणों से 24 घंटे 52 मिनट सेम रीजन से, यानी सेंट्रीफ्यूगल के कारण अगर आया होगा तो दोबारा सेंट्रीफ्यूगल के कारण आएगा 24 घंटे 52 मिनट। गुरुत्वाकर्षण के कारण आया होगा तो दोबारा गुरुत्वाकर्षण के कारण आएगा 24 घंटे 52 मिनट। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए, समान कारणों से लिख लो, जो मिले बटोरने की जरूरत है बेटा। उन्हीं कारणों से किसी स्थान पर दोबारा ज्वार 24 घंटे 52 मिनट के उपरांत आता है, सेम रीजन से। आप सुनो जरा, घबराना मत, बुद्धि विवेक से काम करना है। किसी स्थान पे भाटा आने के कितनी देर के बाद पुनः भाटा है? किसी स्थान पे जो भाटा आता है दोबारा फिर भाटा कितनी देर के बाद आएगा? हाँ, उसी स्थान नहीं, 12 घंटे 26 मिनट के बाद आएगा ना। जैसे देखो, यहाँ पे ज्वार आ गया, यहाँ पे भाटा आ गया, यहाँ भी भाटा आ गया, बोल नहीं रहे। ज्वार यहाँ भी आ गया, ज्वार यहाँ भी आ गया, इन दो स्थानों पे क्या आ गया? भाटा। अब ये स्थान चंद्रमा के सापेक्ष 180 अंश जो घूमेगा वो 12 घंटे 26 मिनट के बाद घूमेगा। तो जब ये स्थान यहाँ घूम के आएगा तो फिर यहाँ भाटा आ जाएगा। बोल नहीं रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हो? जैसे ये भाटा यहाँ आ गया, ये स्थान दोबारा यहाँ घूम के कितनी देर में आएगा? 24 घंटे 52 मिनट के बाद जी। तो काहे वही समझ रहे हो? वही मत समझो ना। भाटा यहाँ दोनों जगह आ गया, अब ये घूम के जब यहाँ आएगा तो ये घूम के यहाँ चला जाएगा। बोल नहीं रहे, तो भाटा यहाँ भी आ जाएगा, भाटा यहाँ भी आ जाएगा, बस इनकी पोजीशन बदल गई, नीचे वाला ऊपर हो गया, ऊपर वाला नीचे हो गया। तो ऐसा होने में 12 घंटे 26 मिनट ही तो लगेगा। यही तो आपको बता रहे हैं भैया, इसमें कारण नहीं कुछ है कि ग्रेविटेशन और सेंट्रीफ्यूगल, इसमें नहीं कारण है, इसमें कारण सब एक ही है। आधा पानी ग्रेविटेशन खींचता है, आधा सेंट्रीफ्यूगल खींचता है, इधर भी और उधर भी। क्लियर है बेटा? लिखें। अब ये सब परीक्षा और इच्छा में हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, जो होना है यही हो जाएगा। देखें, किसी स्थान पर ज्वार आने के सॉरी, ज्वार नहीं बेटा, किसी स्थान पर भाटा आने के 12 घंटे 26 मिनट के उपरांत 12 घंटे कितना बेटा? 26 मिनट के उपरांत पुनः भाटा आता है। ठीक है। अच्छा, किसी स्थान पे ज्वार आने के कितनी देर के बाद भाटा आता है? भाटा आने के कितनी देर के बाद ज्वार आता है? अरे एक क्वार्टर की दूरी है ना, तो एक क्वार्टर की दूरी 6 घंटे 13 मिनट, 2 क्वार्टर की दूरी है 12 घंटे 26 मिनट।
3 क्वार्टर 4 क्वार्टर मिला के 24 घंटे 52 मिनट हो जाएगा। ये तो कोई समझ पा रहा है ना बेटा। तो ज्वार आने के बाद भाटा, भाटा आने के बाद ज्वार, सेम डिस्टेंस होगा, यानी 6 घंटे 13 मिनट। तो लिख लो, किसी स्थान पर ज्वार आने के 6 घंटे 13 मिनट के उपरांत भाटा आता है। छह घंटे 13 मिनट के उपरांत क्या आता है बेटा? भाटा आता है। भाटे को ईब कहते हैं बेटा, ज्वार को टाइट कहते हैं। हो गया? अच्छा, अब एक चीज बताओ, किसी स्थान पर 24 घंटे में कितनी बार ज्वार आता है? 2 बार। तो दिख ही रहा है, 2 बार से ज्यादा फिर 24 घंटे के आगे निकल जाएंगे। तो किसी स्थान पर 24 घंटे में कितनी बार ज्वार आते हैं? 2 बार। और भाटा 2 बार। 2 बार ज्वार, 2 बार भाटा आता है। क्लियर है बेटा? लेकिन धरती पे एक स्थान है जहां एक दिन में 4 बार ज्वार आते हैं। तथ्य है, मुझे लगता है रटे हो, हम भी रटे हैं। चलो लिख लें। ब्रिटेन के दक्षिण में स्थित साउथहैम्पटन, ब्रिटेन के दक्षिण में स्थित साउथहैम्पटन शहर का नाम है बेटा। ब्रिटेन के दक्षिण में स्थित साउथहैम्पटन में 24 घंटे में 4 बार ज्वार आते हैं। सही है? कहा है? हम बार बार कह रहे हैं कि देखो ये सब मतलब बनेगा नहीं जब तक क्यों नहीं होगा। भूगोल तो कह रहा है कि सवाल ही नहीं, 4 बार ज्वार कैसे आएगा? नहीं, उसका कारण है, एक्चुअल में ब्रिटेन जो है ना बेटा, वो यूरोप से एक छोटा सा पैसेज है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश चैनल। यूरोप को ब्रिटेन से अलग करता है ब्रिटिश चैनल। इसके एक और उत्तर सागर है और एक और अटलांटिक महासागर, और दोनों को कनेक्ट करता है कौन? ब्रिटिश चैनल। जब उत्तर सागर में ज्वार आता है तो पानी ब्रिटिश चैनल से बह के इधर की ओर आने लगता है, लेवल एक बार उठ जाता है, तो 2 बार उत्तर सागर में आएगा और 2 बार इधर, तो 2 बार इधर से पानी बह के उधर जाता है, तो वहां पानी का उभार 4 बार दिखता है। 2 बार उधर से आते हुए, 2 बार, तो उसको लोग ज्वार समझ लेते हैं, तो कहते हैं कि वहां 4 बार ज्वार आता है। साउथहैम्पटन में आता नहीं है, पानी तो ऊपर हो ही जाता है भाई। उत्तर सागर में पानी चढ़ेगा तो जिधर ढाल है उधर तो बह के जाएगा ही, तो वहां पे पानी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। इधर जब आता है तो उधर बह के जाता है, तो 2 बार इधर बहता है, 2 बार उधर बहता है, तो इसलिए वहां पे कहते हैं कि 4 बार। एक तथ्य और दिमाग में है बेटा, लिख लें। कनाडा के पूर्वी तट पे स्थित कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित फंडी की खाड़ी, लिख रहे हैं बोर्ड पे, फंडी की खाड़ी में, अब मैप में ढूंढ लीजिएगा बेटा, कनाडा के पूर्वी तट पे है, नोवा स्कोटिया के पास है, ढूंढिएगा। कनाडा के पूर्वी तट पे स्थित फंडी की खाड़ी में विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। कितना बेटा? हाँ, मुझे डेटा याद है, 15 मीटर। सोच लो, यानी जब ज्वार आता है तो फंडी की खाड़ी में जो वाटर लेवल है वो अचानक से 15 मीटर ऊपर बढ़ जाता है। 15 मीटर मतलब मान के चलो लगभग 50 फीट। ठीक ठाक ऊंचाई है भाई। इतना पानी अचानक से ऊपर जाता है और फिर नीचे भी जाता है। क्लियर है बेटा? डेटा याद रखिए।
अब हम कुछ बोलेंगे, रिस्पॉन्ड करिएगा। माइक्रो मून का नाम सुना है? सुपर मून? बहुत मून है भाई। ब्लू मून है, रेड मून है, माइक्रो मून है, सुपर मून है, सब मून ही मून है। अच्छा, ब्लू मून किसको कहते हैं? जब चंद्रमा नीले रंग का दिखाई देने लगे। जैसे ये लगता है ना कि कुछ एक रीजनेबल बोलो ताकि सामने वाला भ्रमित हो ही जाए। तो मैं तो नहीं होऊंगा भैया, कोई और हो जाए तो हो जाए। एक महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा सामान्य रूप से पड़ती है। जब किसी माह में दो पूर्णिमा पड़ जाए, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कभी कभी। एक ही माह में जब दो पूर्णिमा हो जाए तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ब्लू मून कहा जाता है, और कुछ नहीं है इसके पीछे। वो नीला पीला से कोई लेना ही देना नहीं है। मैंने एक माह में दो पूर्णिमा जब हो जाए, बाय द वे हमेशा नहीं होती, लेकिन जब एक माह में दूसरी बार पूर्णिमा पड़ जाए तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को हम लोग ब्लू मून कह देते हैं। तो हर जगह लिखा हुआ, आपकी नजर नहीं पड़ी है क्योंकि आप नहीं बोले हैं। तो हम तो बहुत कुछ नहीं बोल पाएंगे ना बेटा, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ और मेरी अपनी कुछ सीमाएं हैं। कई प्रकार की सीमा है। एक सीमा तो यह है कि अ, अगर हम आपको साल भर भूगोल पढ़ाने लगे तो आप भी पागल हो जाओगे। अरे अब ये भूगोल ही साल भर पढ़ाएंगे तो भैया मुझे भी थोड़ी लिमिट में रहना है। और जो सरकारी कार्यक्रम वगैरह चल रहा है उसमें तो एकदम स्पेसिफाइड है कि 30 लेक्चर में पढ़ा दीजिए, क्योंकि हम लोग जादूगर हैं, इसे हाथ हिलाएंगे और एकदम आप तैयार हो जाएंगे, है ना। और आता क ख ग घ नहीं है। अरे 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में उसको पढ़ाया जा सकता है जिसको थोड़ा सा ब्रश अप करना हो, जो पढ़े हैं उनको थोड़ा रिशेप कर देना हो। और पढ़ाना है ABCD से। परेशानी तो हो ही जाती है, तो थोड़ा वक्त लगेगा बेटा, घबराइएगा मत, थोड़ा हिम्मत जुटाइएगा, साल भर नहीं लगेगा। मान के चलो 2-2.5 महीने लग जाएगा। अब चूंकि उधर क्लासेस अल्टरनेट चल रही थी तो मूवमेंट थोड़ा धीमे था। अब रेगुलर क्लासेस हो रही तो थोड़ा मूवमेंट तेज होगा, हम तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगे। 12 अभी जहां तक आप पढ़े हो पुराने वाले पैटर्न पे मुझे लगता है कि 4 हफ्ते लग गए होते, 3-3 दिन करके। अभी तेज चलेंगे, घबराइए नहीं। पेरी जी अपोजी पता है? आप बोलो बेटा। रवि, पेरी जी अपोजी पता है? पेरी जी अपोजी। जी, चंद्रमा, मून। जब जी लगेगा तो पृथ्वी के सापेक्ष, और हेलियस लगेगा तो सूर्य के सापेक्ष। पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा की बात होगी और सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की बात होगी। एक दिन बताए तो थे पेरी, और उसको थोड़ा रिलेट करिए। चंद्रमा भी पृथ्वी के बहुत करीब आता है और चंद्रमा भी पृथ्वी से बहुत दूर चला जाता है। इसका मतलब है कि चंद्रमा की ऑर्बिट भी वृत्ताकार नहीं है, क्योंकि अगर चंद्रमा की ऑर्बिट वृत्ताकार होती तो हमेशा पृथ्वी से एक बराबर दूरी पर होता। तो उसकी ऑर्बिट वृत्ताकार नहीं है, थोड़ा सा एलिप्टिकल है। और एलिप्टिकल अगर है तो एक बार वो पृथ्वी के करीब जरूर आएगा। जब वो पृथ्वी के करीब आता है तो ज्योग्राफी में उसे कहते हैं पेरिजी। और जब चंद्रमा पृथ्वी से थोड़ा ज्यादा दूरी पर होता है तो अपोजी। और ये लगभग अगर आप देखो डेटा तो लगभग 20-20 हजार किलोमीटर का डिफरेंस आता है। 3,86,000 किलोमीटर के आसपास, और 4,04,000 किलोमीटर की दूरी पर जब वो दूर चला जाता है, यानी इतना डिफरेंस आता है बीच में, चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी में। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब आ जाता है, यानी पेरिजी की पोजीशन में आता है, और उस समय जब पूर्णिमा होती है, बड़ा दिखता है। कभी नोटिस नहीं किया आपने? अब हर पूर्णिमा पर नजर रखिएगा और आपको हर पूर्णिमा में चंद्रमा एक साइज का नहीं दिखेगा।
और हर पूर्णिमा में चांदनी भी एक बराबर नहीं होगी, रोशनी भी एक बराबर नहीं होगी। कुछ पूर्णिमा में तो इतनी रोशनी होती है रात में कि लगता है कि बाहर हम बिना लाइट वेट के पढ़ सकते हैं, इतनी रोशनी हो जाती है। और चंद्रमा तो एकदम दनदनाता हुआ चमक रहा होता है। एक्चुअल में वो पोजीशन उसकी तब है जो पृथ्वी के एकदम करीब आ चुका है, और उसमें जब पूर्णिमा होती है वो जो चांद होता है वो सुपर मून कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सुपर मून। क्लियर है? उस समय चंद्रमा 14% बड़ा दिखता है, 14% बिगर दिखता है, और 13% 13 नहीं 30% ब्राइटर दिखता है। यानी उसकी चमक सामान्य पूर्णिमा से 30% ज्यादा बढ़ जाती है। 30% ठीक ठाक है बढ़ोतरी भाई, तो ज्यादा चमकीला दिखता है। वहीं जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर चला जाता है, यानी अपोजी वाली कंडीशन में चला जाता है, और उस समय जब पूर्णिमा होती है तो चंद्रमा सामान्य से छोटा दिखता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोमून। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सुपर मून समझ में आया, माइक्रोमून समझ में आया। ये दोनों कंडीशन कब होगी? पूर्णिमा की होगी। पूर्णिमा में क्या आते हैं? दीर्घ ज्वार। बोल नहीं रहे हैं? तो अपोजियन जो टाइड आता है पूर्णिमा वाला, एक तो करीब आ गया, ऊपर से पूर्णिमा हो गई, ऊपर से सुपर मून हो गया, उसमें जो ज्वार आता है वो दीर्घ से भी दीर्घ हो जाता है। यानी जो दीर्घ ज्वार आते हैं उससे भी थोड़ा सा ज्यादा ज्वार आने लगता है, क्योंकि चंद्रमा करीब आ चुका है। क्लियर है बेटा? और जब वो दूर चला जाता है, माइक्रोमून होता है, तो दीर्घ ज्वार तो आता है लेकिन दीर्घ से थोड़ा सा कम रह जाता है। पता नहीं समझ पाए कि नहीं? क्लियर हुआ? लिख लें। पेरिजियन टाइड, पेरिजियन टाइड ब्रैकेट में लिखिए सुपरमून। परिभाषित कर दिए हैं बेटा, बता दिए हैं, वो लिखाएंगे नहीं, मेन मुद्दे पे बात करेंगे। पेरिजियन टाइड, पेरिजियन टाइड मतलब जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब आ चुका हो। बोले बेटा? उस समय अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, कुछ भी हो, दिन ज्वार आएगा। लेकिन अगर पूर्णिमा होगी तो फिर वो चंद्रमा सुपर मून कहलाएगा। अब चंद्रमा दिख ही नहीं रहा है तो हम सुपर मून कहें कि माइक्रो मून कहें, क्या कहें? आएगा दीर्घ ज्वार, दीर्घ से भी दीर्घ आएगा। पेरिजियन कंडीशन में अमावस्या भी होगी, पेरिजियन कंडीशन में पूर्णिमा भी होगी, दोनों ही कंडीशन में दीर्घ से दीर्घ ज्वार आएंगे। लेकिन अगर पेरिजियन कंडीशन में पूर्णिमा हो जाएगी तो फिर उस चंद्रमा को हम लोग सुपर मून कह देते हैं, तो उसमें भी दीर्घ ही आएगा। लिख लें। पेरिजियन टाइड की स्थिति में ज्वार दीर्घ से भी उच्च हो जाते हैं, दीर्घ से भी अधिक हो जाते हैं। अपोजियन टाइड जिसमें जो पूर्णिमा होगी तो चंद्रमा क्या कहलाएगा बेटा? माइक्रोमून। माइक्रो माने छोटा होता है, लेकिन जरूरी नहीं खाली पूर्णिमा हो, अमावस्या भी हो सकती है ना बेटा? अपोजियन टाइड दीर्घ से थोड़े कम होते हैं। ज्वार भाटा आप जितना समझ रहे थे बेटा उतना तो नहीं था, कुछ और भी था, है ना? अब एक हेडिंग बनाइए, आज इसका पूर्णाहुति करके जाएंगे, है ना बेटा? लिखें टाइडल बोर, बोर्ड पे हम लिख रहे हैं बेटा।
क्या कहेंगे बेटा? टाइडल बोर। हिंदी में कहेंगे ज्वारीय भित्ति। हिंदी में क्या बेटा? ज्वारीय भित्ति। भित्ति माने दीवार। ज्वारी दीवार मत लिख लीजिएगा, ज्वारी भित्ति ही लिखिएगा, भूगोल में यही लिखा जाता है। सारी नदियां समुद्र की ओर जाती हैं। क्यों? अरे भाई, लगाव है ना। नदी को अगर पढ़ोगे ना तो फिर बड़ा मजा आता है नदी को पढ़ने में। जैसे नदियों को देखोगे, स्पेशली आप गंगा को देख लो, हिमालय से वो निकलती है ना, तो देखते बनती है उनकी धारा, प्रचंड वेग से चलती हैं सागर की ओर, भयानक स्पीड होती है। और स्पेशली तब, अभी ढेर सारी शब्द है जिससे आप परिचित नहीं है, नदियां अपने भावर क्षेत्र से जब तराई क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं, नदी का एक क्षेत्र होता है भावर। अभी भारत का भूगोल पढ़ाएंगे तो बात करेंगे। नदियों का एक इलाका होता है जिसको कहते हैं भावर, और एक इलाका होता है तराई। अंग्रेजी में यही नाम है इनके। और ये मत समझना कि अंग्रेजी वाला नाम बोलिए, तो मूर्ख मत बनाइए। इनको हिंदी अंग्रेजी में यही कहते हैं। एक भावर क्षेत्र होता है, एक तराई क्षेत्र होता है, एक बांगर क्षेत्र होता है, और एक खादर क्षेत्र होता है। तो नदियां जब अपने भावर वाले क्षेत्र में होती हैं तो लुका छिपी का खेल खेलती हैं। कभी वो धरातल पे दिखती हैं, कभी वो धरातल से गायब हो जाती हैं, दिखाई ही नहीं देती, अदृश्य हो जाती हैं। जीसस ने पूछा, धरातल पे नदियां कहाँ विलुप्त हो जाती हैं? भावर क्षेत्र में लुका छिपी का खेल, कहीं तो दिखती हैं और कहीं तो गायब हो जाती हैं। और जैसे वो अपने तराई की ओर बढ़ती है ना, वो प्रचंड वेग धारण करती है कि एकदम से सागर से मिल जाने की बड़ी जल्दी। गंगा हरिद्वार से अपने तराई क्षेत्रों को प्रवेश करती है, और हरिद्वार में गंगा की धारा देख लीजिएगा, जाके देख लें तो ज्यादा सुंदर है, और नहीं तो वीडियो देख लें, मजा ही आ जाएगा। चेन न लगी हो ना तो नहाते समय प्रस्थान कर जाएं आप भी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है? नहीं नहीं, बहुत दूरी है, बंगाल की खाड़ी कहाँ जाएंगे, लेकिन इतना तो तय है। लेकिन नदियां जब एकदम बड़ी तेजी से बढ़ती हैं सागर की ओर, लेकिन ये जैसे जैसे सागर के नजदीक आती जाती है वैसे वैसे शिथिल होती जाती है, और इतनी लंबी यात्रा करके एकदम जब सागर से मिलने पहुंची जाती है सागर, तो सामने सागर और नदी रुक जाती है, स्थिर हो जाती है, सकुचाती है भाई, सागर आगे बढ़ के मिला लेता है। अब ये पढ़ेंगे नदी वदी तो हम बात करेंगे, अभी तो दूसरी ही दुनिया में। तो नदियों का पानी किधर जाता है बेटा? सागर में। क्यों? सागर ढाल वाले इलाके हैं, कोई और ढाल वाला इलाका होता तो पानी उधर जाता। सागर ही सबसे ढाल वाले इलाके, तो नदियों का पानी सागर में जाता है। कभी कभी सागर भी गुस्सा आता है, उसको भी आक्रोश आता है, नाराज हो जाता है नदियों, और कहता है लो अपना पानी वापस, है ना। और दंदनाते हुए फिर सागर का पानी नदियों में घुसने लगता है। मुझे लगता है कहानी तो समझिए ना, कोई बड़ी जटिल कहानी तो है नहीं। सामान्य रूप से सागर नीचे है, नदी ऊपर है, नदी का पानी सागर में जा रहा है, और कभी कभी सागर उफनाता है, सागर में ज्वार आता है। अब सागर का पानी हुआ यूं, और नदी का लेवल हुआ यूं, अब सागर का पानी घुस जाता है नदियों में। क्लियर है बेटा? अब ये एक बड़ी विचित्र स्थिति होती है कि नदी उल्टा बहती हुई दिखती है। कुछ लोग इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हो गया, और मुझे लगता है हजारों किलोमीटर, तो अमेजन नदी में हजारों किलोमीटर पानी उल्टा बहता है। भाई सागर के किनारे हो तो बात समझ में आ जाती है,
लेकिन आप 1000 किलोमीटर अंदर हो तो आपको तो पल्ले ही नहीं पड़ता कि हो क्या नदी को। अभी ये इधर से इधर बह रही थी, अभी अचानक ये इधर से इधर बहने लगी। ये सारा खेल है बेटा सागरों का। क्लियर है? जब सागर में ज्वार आते हैं तो कभी कभी नदियों की कुछ ऐसी भौगोलिक स्थिति होती है कि सागर का पानी नदियों में वापस घुसने लगता है। और क्यों ना घुसे भाई, वाटर लेवल जिधर ऊंचा हुआ उधर से पानी ढाल के उड़ जाएगा। अब नदी का पानी तो आ ही रहा है सागर की ओर, बोल नहीं रहे। अब सागर का पानी उल्टा घुसने लगता है नदी में, तो नदी के जल और सागर के जल के संधि स्थल पे भयानक संघर्ष होने लगता है। नदी सागर के पानी को ढकेलने की कोशिश करती है, सागर नदी के पानी को ढकेलने का प्रयास करता है। कौन किसको ढकेल लेगा मुझे लगता है आपको ढंग से पता है। सागर के आगे नदी का जोर चलता ही नहीं, और सागर नदी के पानी को घसीटते हुए ढकेलते हुए पीछे लेके चलता है। तो जहां नदी का पानी और सागर का पानी एक साथ मिल रहा होता है, जिस जगह पे अब इधर से नदी आ रही, इधर से सागर जा रहा, दोनों पानी मिला, जोर आजमाइश हुई, नदी ने धमकाया हट जाओ सागर ने कहा नहीं तू ही हट पीछे। अब सागर नदी के पानी को ढकेलते हुए लेके चला था अंदर। तो जो संधि स्थल होती है वहां जल की ऊंचाई 3 से 4 मीटर ज्यादा हो जाती है। उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहां नदी का पानी सागर का पानी मिल रहा है, वहां पानी की ऊंचाई 3 से 4 मीटर बढ़ जाती है। ज्योग्राफी में उसी को बोला जाता है ज्वारीय भित्ति, टाइडल वॉल। वो टाइडल वॉल पहले तो नदी में घुसता है, जब सागर ज्वार के फेज में होता है तो एकदम पानी उफनाया होता है, फिर वो टाइडल वॉल जाता है नदी के अंदर। फिर जब भाटा आना होता है तो अब नदी प्रेशर में आती है, फिर नदी इसको ढकेलते हुए लेके चली आती है सागर में, फिर ज्वार, फिर ढकेला, ये ढकेला ढकेली चलता रहता है। और ये जो टाइडल वॉल है वो नदी में घुसता है और फिर सागर में आता है, फिर नदी में जाता है, फिर सागर में आता है, ये चलता रहता है। इसको बोला जाता है क्या बेटा? टाइडल बोर, ज्वारीय भित्ति कहा जाता है ना। एक मजेदार प्रकरण बताऊं आपको। एक बार मैं कोलकाता गया था, ऐसे घूमने घामने का कभी मन हो जाता, तो बचपन से बड़ा एक पुल की चर्चा मैंने सुना था, हावड़ा ब्रिज। हाँ, वो आइकॉनिक है, कोलकाता की पहचान है वो, अभी भी है। ट्रैफिक थोड़ा कम कर दिया गया उसमें, उसके पैरेलल एक पुल बना दिया गया। तो मेरा भी मन हुआ कि कई चीज देखने लायक है कोलकाता में, वैसे पूरा कोलकाता ही देखने लायक है। तो खैर मैं हावड़ा ब्रिज पे खड़ा था, वो देख रहा था हुगली नदी को प्रवाहित होते हुए। तब तक एक साहब मेरे पास आए, तो गले में कई आई कार्ड वगैरह लटकाए हुए। तो मैंने कहा भाई आपका क्या परिचय? तो उन्होंने कहा कि सर मैं टूरिस्ट गाइड हूँ। आपको टूरिस्ट गाइड की आवश्यकता है? मैंने कहा नहीं है। मैं समझ ही रहा था कि अगर आवश्यकता है तो फिर इनका पेमेंट वगैरह होगा, और अगर आवश्यकता होती तो मैं जरूर ले लेता। जैसे आप किसी नेशनल पार्क वगैरह में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको टूरिस्ट गाइड की आवश्यकता होगी। नहीं जंगल वंगल में कहीं भटक गए और साहब मिल गए तो काम हो जाएगा। तो कॉर्बेट पार्क वगैरह में जाएं, किसी नेशनल पार्क में जाएं, तो टूरिस्ट गाइड रहे साथ में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको बताते हैं। अब पुल पे खड़े हैं, वहां कौन टूरिस्ट गाइड की जरूरत है भैया हमें? वो मेरे गले ही पड़ गए, कहा अरे नहीं सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको टूरिस्ट गाइड की जरूरत है। मैंने कहा नहीं जरूरत है भैया, कहाँ है आप नहीं समझ पा रहे हैं, हमका समझाइए। तो बैग पैक रखा हुआ था, एक बैग पीछे पीठ पे टांगा हुआ था। नहीं आदमी बुरा नहीं था, अब उनका प्रोफेशन वही है, उनका काम वही है। उसमें थर्माकोल का टुकड़ा रखा था, कई ठो छोटे छोटे टुकड़े। उसमें थर्माकोल का टुकड़ा नदी में फेंका, कहा कि सर ये देखिए किधर बह रहा है। तो पुल के अंदर की ओर बह के जा रहा था। कहा कि अभी कितनी देर सर आप यहाँ रहेंगे? हम कहा बहुत देर रहेंगे यहाँ। कहा 10 मिनट आप रुकेंगे? मैंने कहा। तो फिर इधर उधर हुआ, फिर 10 मिनट में आ गया। फिर थर्माकोल का टुकड़ा निकाला, नदी में फेंका, कहा सर अब देखिए किधर बह रहा है। अब वो टुकड़ा उल्टा बह रहा था। मेरे साथ 4-6 लोग और आ गए थे जो पुल पे घूम रहे थे, वो भी देखने वाले, एकदम आश्चर्यचकित थे। अरे ये क्या हो गया, अभी नदी तो इधर से बह रही थी। फिर उसने मुझसे कहा कि आप सर 100 रुपया दीजिए। हमने कहा क्यों?
कहा कह रहे मैंने आपको नदी के बारे में बताया, हम क्या कोई नोटबुक रखे हो? तो कहा डायरी एक छोटा हमको निकालो, टेम्स नदी का नाम सुने हो? नहीं आपसे नहीं पूछ रहे, मैंने उससे पूछा टेम्स नदी का नाम सुने हो? कहा कि नहीं, हमका नोट करो। लंदन टेम्स नदी के किनारे है, वो भी नदी उल्टा बहती है। अमेजन नदी का नाम सुने हो? ब्राजील की सबसे बड़ी नदी है। कहा कि सर नहीं सुने, हमका नोट करो। इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा उल्टा पानी बहता है। तो तुम एक नदी बताए, हम दो नदी बताए, तो एक एक कट गया, 100 रुपया मेरा हुआ तुम्हारे ऊपर। तो मुझे दो और निकलो यहाँ से, भाग खड़ा हुआ भाई। तो कभी कभी मजेदार घटनाएं होती रहती है। अब उसको पता ही नहीं था कि भूगोल की थोड़ी बहुत जानकारी है उसको, नहीं तो पता चले मूर्ख तो बनाया ही था, है ना भैया? लिख लें, ज्वार का जल नदियों में प्रवेश करने लगता है। ज्वार का जल कहां बेटा? नदियों में प्रवेश करने लगता है। ऐसा सागर के जल की ऊंचाई में वृद्धि के कारण होता है। ऐसा सागर के जल की ऊंचाई के वृद्धि के कारण होता है। क्लियर है बेटा? सागर के जल तथा नदी के जल के संधि स्थल पर, सागर के जल तथा नदी के जल के संधि स्थल पर जल की ऊंचाई 3 से 4 मीटर अधिक हो जाती है। 3 से 4 मीटर अधिक हो जाती है। इसे ही ज्वारीय भित्ति कहते हैं। इसे ही ज्वारीय भित्ति कहते हैं। क्लियर है बेटा? इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइडल बोर कहते हैं, ज्वारीय भित्ति कहते हैं। लिखें, ज्वार आने पर ज्वारीय भित्ति नदियों में प्रवेश करती है। तथा भाटा आने पर ज्वारीय भित्ति पुनः सागरों की ओर चली जाती है। तो मुझे लगता है ये तो समझ में आया बेटा, कोई मुश्किल नहीं था। बोले, अब एक नोट बना लें। ज्वारीय भित्ति सर्वाधिक आंतरिक भाग तक अमेजन नदी में प्रवेश करती है। ये हजारों किलोमीटर तक अंदर जाती है बेटा। सर्वाधिक आंतरिक भाग तक अमेजन नदी में प्रवेश करती है। अमेजन नदी मुझे लगता है आपको आइडिया होगा, दक्षिणी अमेरिका की नदी है, ब्राजील में प्रवाहित होती है। क्लियर है बेटा? इसका एक बेटा हम लोग उपयोग भी कर लेते हैं मनुष्य, जहां हम लोगों को अवसर दिखता है वहां काम तो कर ही लेते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जो पोर्ट बनाए जाते हैं, बंदरगाह बनाए जाते हैं, वो समुद्रों के किनारे बनाए जाते हैं। लेकिन क्या नदियों के किनारे भी बंदरगाह नहीं सुना है? कोलकाता में बंदरगाह है, हुगली नदी के किनारे है। लंदन में बंदरगाह है, लंदन समुद्र के किनारे नहीं है, लंदन में पोर्ट है और टेम्स नदी के किनारे है। तो ऐसा कैसे हो पाता है? भारी भारी जहाजें नदियों में प्रवेश नहीं कर सकती, इतनी भारी होती हैं कि वो नदी में नहीं जा सकती। लेकिन
एक अवसर का लाभ उठा लेते हैं। जब टाइडल वोर घुसता है वापस नदियों में, तो अपार जलराशि घुसती है नदी में, बस उसी पे सवार होते हैं और निकल पड़ते हैं आंतरिक भागों तक। क्लियर है बेटा? और वहां थोड़ा सा बंदरगाह वगैरह की डिजाइन बना दी जाती है, वो अपना लोडिंग अनलोडिंग कर लेते हैं। एक बच्चा तो एकदम परेशान हो गया, कहा सर चली गई फिर वापस किससे आएगी? आप ही बुद्धि लगाइए ना। टाइडल बोर तो हमेशा आते जाते रहते हैं, फिर अगले टाइडल बोर का इंतजार होगा। वो जैसे आएगा और वापस जाने लगेगा, उसी पे सवार होकर निकल जाएंगे सागर में। तो टाइडल बोर का प्रयोग करते हुए नदियों पे भी बंदरगाह बनाए जा पाए। दो बहुत सुंदर उदाहरण हैं। एक तो कोलकाता में हुगली नदी के किनारे बंदरगाह बना, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ टाइडल बोर उत्तरदायी है। और लंदन में टेम्स नदी के किनारे बंदरगाह बना, उसके लिए भी टाइडल बोर ही उत्तरदायी है। लेकिन टाइडल बोर का उपयोग करते हुए नदियों के किनारे बंदरगाह बनाए जाते हैं, पोर्ट बनाए जाते हैं। क्लियर है बेटा? बनाए जाते हैं। दो बहुत खूबसूरत उदाहरण है बेटा, जरूर लिख लीजिएगा, काम आएगा कभी। कोलकाता में हुगली नदी के किनारे बंदरगाह, लंदन में टेम्स नदी के किनारे बंदरगाह। लंदन में किसके बेटा? टेम्स नदी के किनारे बंदरगाह बनाए गए। तो ये रहा बेटा हम लोगों का ज्वार भाटा, उसकी जितनी छोटी छोटी पेचीदगियां थी, बारीकियां थी, मैंने समझाने का प्रयास किया। क्लियर है बेटा? तो स्पष्ट हुआ? कुछ विजन आपका डेवलप हुआ? रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। और ये लेक्चर अगर मिस होगा तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, यूट्यूब पे उपलब्ध रहेगा। जो कुछ मैंने बोला है यूट्यूब पे उपलब्ध रहेगा, इसे जाके आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो लाइव क्लास है। तो जिनके पास लाइव क्लास का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उनके पास तो अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो यूट्यूब पे हम अवेलेबल करा देंगे। ठीक बेटा, थैंक यू।